सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, आज जो है झारखंड दर्शन का तीसरा सेशन है और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम लोग भ्रमण करने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं, वो है देवघर जिला। देवघर जिला से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि देवघर की जो इंफॉर्मेशन है वो सब तक पहुंच सके। ठीक है, ये झारखंड दर्शन सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसकी वीडियो और पीडीएफ के साथ अगर आपको चाहिए तो आप करियर फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे फ्री वीडियो सेक्शन के अंदर आपको इसका वीडियो और पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं देवघर के बारे में। सबसे पहले अगर हम देवघर की चर्चा करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा लंबा सेशन आज नहीं होने वाला है। अगर हम देवघर की चर्चा करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसे, देवघर को हम लोग झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी मानते हैं। ठीक है, देवघर को हम लोग झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी मानते हैं। संथाल परगना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला देवघर पर्यटन की दृष्टिकोण से झारखंड में सबसे ज्यादा अगर पर्यटक आते हैं तो इसी देवघर जिले में आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा यहां पर बैद्यनाथ धाम है। ठीक है, अब बैद्यनाथ धाम जो मंदिर है, बाबा धाम जिसे हम लोग कहते हैं, वो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तो एक है ही, साथ ही साथ ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। ठीक है, और इस तरह का मिश्रण, इस तरह का कॉम्बिनेशन रेयरली ही भारत में बहुत कम है, समझे, जहां पर शक्तिपीठ भी है और जहां पर आपका ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक है देवघर। पर्यटन की दृष्टिकोण से झारखंड में सबसे ज्यादा श्रद्धालु, सबसे ज्यादा पर्यटक देवघर आते हैं। खासकर श्रावणी मेला में सबसे ज्यादा पूरे देश विदेश से लोग आते हैं। सावन महीने का पूरा जो महीना होता है, श्रावणी मेला चलता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि देवघर को सांस्कृतिक राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है, और देवघर जो है वहां पे अभी चूंकि श्रद्धालु पूरे देश भर से यहां पर आते हैं, इसलिए कई सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़े बड़े विकास कार्य वहां पे हो रहे हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण हाल ही में वहां पर स्थापित हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना? चलिए, वेरी गुड। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। साथ ही साथ देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो झारखंड का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवघर में बन चुका है ना। तो इस तरह के संस्थान का खुलना, इस तरह के एयरपोर्ट का बनना देवघर के विकास को बहुत आगे की ओर ले जाएगा, है ना। इस संभावना को हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए देवघर के बारे में विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज। सबसे पहले बता दें कि करियर फाउंडेशन एप्लीकेशन अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप लोग को जितना भी एमसीक्यू सेशन सभी टीचर्स के हमारे करियर फाउंडेशन के होते हैं, उन सभी का एमसीक्यू सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में, बिल्कुल ऐप में। और अगर आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आप लोग करियर फाउंडेशन ऐप को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे कोर्सेज बिल्कुल नॉमिनल फीस में मिलेंगे दोस्तों। और जिस प्रकार के टीचर्स, जिस प्रकार की क्वालिटी हम लोग देते हैं, बिल्कुल यूट्यूब में ओपन है, आप लोग देख सकते हैं। सारे टीचर्स यूट्यूब पे भी क्लास लेते हैं, तो सभी एग्जाम्स की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, है ना। जेएसएससी के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स भी हमारा शुरू हो गया है, कल से हो रहा है। तो रांची सेंटर के आसपास जो लोग हैं वो लोग आकर के हमारे सेंटर में विजिट करिए
और क्रैश कोर्स में मस्त जेएसएससी की तैयारी कीजिए। जबरदस्त तैयारी यहां पर कराई जाएगी, ठीक है। वो तो आपको क्लास में पता चल ही जाएगा। सिर्फ तैयारी नहीं दोस्तों, आपको तैयार किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ तैयारी नहीं, आपको सिलेक्शन के लिए तैयार किया जाएगा। बाकी इंटर लेवल की वैकेंसी आ गई है, उसकी भी बैच अवेलेबल है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले दर्शन कर लीजिए बाबा का, है ना। सबसे पहले दर्शन कर लीजिए बाबा का। बाबा धाम इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पूरा देश, पूरा विश्व इसको बाबा धाम, बाबा नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और एक और महत्वपूर्ण बात कि देवघर को, झारखंड के देवघर शहर को मंदिरों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। झारखंड के देवघर शहर को, एक तो मैंने आपको बताया कि वो सांस्कृतिक राजधानी भी है झारखंड का, और इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कई सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नौलखा मंदिर देखने को मिलेगा, बैद्यनाथ धाम के सारे मंदिर समूह देखने को मिलेंगे, है ना। तपोवन मंदिर देखने को मिलेगा, कई सारे मंदिर वहां पर आपको देवघर में मिलेगा, जिसकी वजह से इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आपके लिए एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं आगे में बढ़ने से पहले एक सवाल, कि जो देवघर का बैद्यनाथ धाम मंदिर प्रांगण है, उस मंदिर प्रांगण में मंदिरों की संख्या कितनी है? यह सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग झारखंड के मानचित्र में देवघर को देखने का प्रयास करते हैं। तो झारखंड के मानचित्र में अगर हम देवघर को देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि देवघर जिला जो है वो एक पूर्वोत्तर जिला है झारखंड का, है ना। पूर्वोत्तर जिला है और इसकी सीमा बिहार राज्य से भी लगी हुई है ना। देवघर की सीमा जो है वो बिहार राज्य से भी लगी हुई है। साथ ही साथ इसका पड़ोसी जिला अगर हम पूर्व साइड में देखें तो हमारा है दुमका, ठीक है, जहां पर वासुकीनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। और इसके पश्चिम साइड देखें तो ये है हमारा गिरिडीह, ठीक है। पूर्व में दुमका, पश्चिम में हमारा जो है वो क्या है? गिरिडीह है। साथ ही साथ अगर यहां देखें तो ये है हमारा जामताड़ा, ठीक। तो इन जिलों के साथ ये सीमा बना रही है दोस्तों देवघर, किसके किसके साथ? दुमका के साथ, गिरिडीह के साथ, ऊपर बिहार के साथ, और बिहार में खास करके भागलपुर, ठीक है। आपको यह बात जरूर ध्यान रखना है, देवघर जिला की सीमा बिहार के उस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर आप लोग कह सकते हैं भागलपुर को, उस भागलपुर से देवघर की सीमा लगी हुई है। तो बहुत सारे लोग इस साइड के जो देवघर के लोग हैं वो स्टडी वगैरह के लिए, मार्केट वगैरह के लिए भागलपुर जाना इजी समझते हैं, क्योंकि पड़ोसी जिला है वो, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग लोकेशन देख लिए देवघर जिला का पूरे झारखंड के मानचित्र में। समझ में आ गया आप लोग को कहां पूर्वोत्तर में है ये? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी चीजें जानने का प्रयास करते हैं, एक एक करके सारी चीजें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं देवघर के संदर्भ में। तो देवघर एक हिंदी शब्द है दोस्तों, जिसका मतलब क्या होता है पता है? देवघर का जो मीनिंग होता है दोस्तों, हिंदी वर्ड है वैसा स्थान जहां पर देवी देवता वास करते हैं, समझे? ये वैसा स्थान जहां पे देवी देवता वास करते हैं उसी को देवघर कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है देवघर पड़ा है। देवघर का अन्य नाम भी है, जैसे वैद्यनाथ धाम भी इसको बोलते हैं, इसको बाबा धाम भी बोलते हैं, ठीक है। वैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं और बाबा धाम भी बोलते हैं। आप लोग को मैं ये जानकारी दे चुका हूं कि संथाल परगना का एक महत्वपूर्ण जिला देवघर है, जहां पर न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मौजूद है, बल्कि भारत के 51 शक्तिपीठों में से भी एक यहां पर मौजूद है, ठीक है। वैद्यनाथ धाम, जिसे संस्कृत ग्रंथों में, ये बात अब आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, संस्कृत ग्रंथों में वैद्यनाथ धाम इस नगर को हरित किवन कहा गया है, ठीक है। हरित किवन, संस्कृत ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है?
हरित कीवन या केत कीवन कहा गया है। हरित कीवन या फिर केत कीवन कहा गया है। मंदिर के सामने वाले भाग, देखो मंदिर का वास्तविक में निर्माण किसने करवाया है, इसका कहीं भी स्रोत मौजूद नहीं कि कंप्लीट निर्माण किसने कराया है। लेकिन कहा जाता है कि जो आगे वाला हिस्सा मंदिर का है उसका निर्माण गिद्धौर राजवंश के राजा, जिसका नाम क्या था, गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल के द्वारा आगे का हिस्सा निर्माण कराया गया है। आप इसको पूरा मत समझिएगा कि पूरा हिस्सा ही निर्माण कराया गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, इसका संस्कृत ग्रंथों में देवघर को हरित कीवन या केत कीवन कहा गया है। इसका आगे का जो भाग है उसका निर्माण 1596 में, है ना, किसने कराया था, गिद्धौर राजवंश के राजा, क्या कौन, तो पूरनमल के द्वारा कराया गया था। अब एक इतिहास की महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, 1857 की क्रांति आप लोग पढ़े हैं झारखंड के संदर्भ में। तो जो 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था दोस्तों झारखंड में, वो देवघर के रोहिणी गांव से ही हुआ था। क्योंकि आप लोग को पता है 1857 की क्रांति जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में सिपाही विद्रोह था ये, ठीक है। शुरुआत में इसका विद्रोह कौन कर रहे थे, सिपाही कर रहे थे। तो यहां पर भी देवघर के रोहिणी गांव में 32वीं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर हुआ करता था, ठीक है। और 32वीं रेजिमेंट के हेडक्वार्टर के जो स्थल से सैनिक थे उन्होंने ही इस विद्रोह का झारखंड में आगाज कर दिया, ठीक है। उन्होंने ही 1857 की क्रांति का आगाज कर दिया दोस्तों, जो कि यहां पर 32वीं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, संथाल परगना, ये संथाल परगना का हिस्सा है। संथाल परगना का हेडक्वार्टर आप लोग जानते हैं कि संथाल परगना का हेडक्वार्टर तो दुमका है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है देवघर। और पहले संथाल परगना जिला हुआ करता था, ठीक है। उसी से ये देवघर भी बना है, दुमका अलग अलग हो गया। पहले संथाल परगना नाम का जिला एक टाइम हुआ करता था, ठीक है। अब चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टिकोण देखने का प्रयास करते हैं इस जिला के बारे में। नेक्सोन आनंद वर्मा जी, क्या क्या बोलते रहते हो यार। चलो इंफॉर्मेशन पे ध्यान दो, बाकी चीजें बहुत सारी चीजें यहाँ पे। अब यहाँ पर दो पर्वत मैं महत्वपूर्ण वहां का दिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। दो पर्वत मैं महत्वपूर्ण वहां का दिखा रहा हूं और इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये है हमारा क्या, ये है कौन सा पर्वत, ये है त्रिकूट पहाड़ी। क्या है भाई, ये त्रिकूट, ठीक है। साउंड एक्चुअली बगल के स्टूडियो में भी क्लास चल रहा है तो वहां से साउंड आ रहा है। जी जी 6 जिला आता है। तो ये है त्रिकूट पर्वत दोस्तों, देवघर का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत त्रिकूट पर्वत है ना। और साथ ही साथ ये है आपका कौन सा, नंदन पर्वत। त्रिकूट पर्वत और नंदन पर्वत, ये दो महत्वपूर्ण पर्वत आप देवघर के अंदर देख सकते हो। त्रिकूट पर्वत जो काफी चर्चा में भी रहता है क्योंकि यहां से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही हाइट पे रोपवे सर्विस था, जो कि हाल ही में एक दुर्घटना के कारण उसे बंद कर दिया गया है ना। रोपवे जिससे रस्सी के सहारे जो ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो त्रिकूट पर्वत जो है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गंतव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन का केंद्र बना हुआ है काफी लंबे समय से, रोपवे के कारण बना हुआ था मुख्यतः। और यहां से जो है, यहां से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है,
जो झारखंड की इकलौती ऐसी नदी है जिसमें नाव चलाना संभव है, समझे, जिसमें नौकायन संभव है, इकलौती ऐसी नदी है। तो दोस्तों त्रिकूट पर्वत की अगर हम बात करें तो मेन बात वही हो गया, ये है नंदन पर्वत, यहां पर नंदी मंदिर स्थित है। इस पर्वत की विशेषता ये है कि इस पर्वत पर नंदी मंदिर स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं देवघर में स्थित महत्वपूर्ण पर्वत की बात कर रहे हैं तो आपका त्रिकूट पर्वत के ऊपर कई सारे स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। ठीक है, पर्वत के ऊपर देखने लायक जगह के नाम नीचे यहां पर दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। त्रिकूट पर्वत मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है, मैंने आपको बताया। अब देखो त्रिकूट पर्वत की क्या क्या विशेषता है। एक तो हो गया कि वहां से मयूराक्षी नदी निकलता है, ठीक है, एक हो गया कि मयूराक्षी नदी निकलता है, और दूसरी बात कि इस त्रिकूट पर्वत पे अगर पर्यटक आते हैं तो उनको क्या क्या देखने को मिलता है। उनको यहां पर हनुमान छाती देखने को मिलता है, सीता द्वीप है ना, रावण का पुष्पक विमान जहां पर उतरा था, अंधेरी गुफा, सुसाइड पॉइंट, नारायण शिला, गणेश पर्वत, ये सारी चीजें त्रिकूट पर है। नंदन पहाड़ जो है नंदी मंदिर स्थित है, इस पर एक हाथी पहाड़ भी है दोस्तों जिसे महादेवत्री भी कहा जाता है। देवघर जिले में एक हाथी पहाड़ भी स्थित है जिसे महादेवत्री भी कहा जाता है। महादेवत्री याद रखिएगा, हाथी पहाड़ पूछ दिया जाए, हाथी पहाड़ झारखंड में कहां स्थित है, तो देवघर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर मान्यता है ना कि माता सीता का हरण करके जाते समय रावण जो है ना त्रिकूट पर्वत पर रुका था, और यहां पर माता सीता जो है वो उतर करके यहां पर दिया जलाई थी। ठीक है, और ये जो त्रिकूट पर्वत है उसको रावण का हेलीपैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे अगर आपसे सवाल बन जाए, कभी क्वेश्चन पूछ दिए कोई कि झारखंड में, मतलब झारखंड में क्या, रावण का हेलीपैड किस पर्वत को कहा जाता है? ठीक है, तो त्रिकूट पर्वत को ही रावण का हेलीपैड कहा जाता है, क्योंकि सीता माता को लेकर जब वो जा रहे थे तो वहीं पे कुछ समय के लिए वो रुका था और सीता माता ने वहां पर दिया जलाया था। ठीक है, तो इसे रावण का हेलीपैड भी कहते हैं। त्रिकूट पर्वत जो है दोस्तों उसको इको टूरिज्म क्षेत्र भी घोषित किया गया है, समझे, झारखंड में इसे इको टूरिज्म क्षेत्र भी घोषित किया गया है त्रिकूट पर्वत को। ठीक है, तो रावण का हेलीपैड वाला बात याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं और क्या क्या चीजें हैं। अब हम लोग नदी के बारे में जानते हैं। देवघर जिले से कौन कौन सी नदियां मुख्यतः बहती है, तो मुख्यतः देखा जाए तो एक तो मयूराक्षी नदी हो गया, चूंकि त्रिकूट पहाड़ी से उद्गम होता है ना। और आप लोग याद रखिएगा कि एक है मोतीहारी नदी और एक है भुरभुरी नदी। तो मोतीहारी नदी निकलती है, जब उसमें भुरभुरी नदी मिल जाती है तब जाकर के मोर या मयूराक्षी नदी बनता है। ठीक है ना, ध्यान से इसको देख लीजिए। थोड़ा सा धीरे बोलते ना, बहुत जोर से बोलते। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी के बारे में याद रखिएगा बात कि एक हो गया हमारा मोतीहारी नदी। ठीक है, मोतीहारी नदी आगे बहती है, उसमें भुरभुरी नदी साथ में, भुरभुरी नदी की बात करें वो जब मिल जाती है तब मोर या मयूराक्षी नदी बन जाता है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी, अजय नदी, पथरो नदी, जयंती नदी, ये सारी नदियां देवघर के कोई ना कोई क्षेत्र से प्रवाहित होती है। अगर जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो बकुलिया जलप्रपात देवघर जिला में स्थित है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बन जाए कि बकुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो होगा देवघर जिला में बकुलिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा साउंड कैच कर रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको साउंड क्लियरेंस को कम कर देता हूं। चलिए अब आपका साउंड नहीं आएगा, क्लियर है? चलिए और देखते हैं। मयूराक्षी परियोजना के बारे में यहां पर जान लीजिए आप लोग। मयूराक्षी परियोजना क्या है? यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर मसानजोर नामक स्थान पर कनाडा के सहयोग से वर्ष 1955 में मसानजोर डैम बनाया गया था। इसके अलावा मयूराक्षी नदी पर तिलपारा बांध भी अवस्थित है। हालांकि ये दुमका से संबंधित है, लेकिन चूंकि मयूराक्षी नदी जो है बहती है देवघर में, इसलिए मयूराक्षी नदी जो परियोजना है उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दुमका में हालांकि इस पे मसानजोर नामक डैम कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, जिसको कनाडा डैम भी बोलते हैं, है ना। मसानजोर डैम को कनाडा डैम भी बोलते हैं। और इसके अलावा यहां पर मयूराक्षी नदी पर तिलपारा बांध भी स्थित है। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देवघर जिले से संबंधित सिंचाई परियोजना की बात करते हैं। तो दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना, अजय बराज परियोजना और पुनासी जलाशय परियोजना, दोनों देवघर जिले से कहीं ना कहीं संबंधित है। संबंधित कहने का मतलब कि कई सारी परियोजनाएं एक से ज्यादा जिलों तक फैली रहती है, तो ये दोनों परियोजनाएं कहीं ना कहीं देवघर जिले से संबंधित है। इसलिए आपको याद रखना है अजय बराज परियोजना और पुनासी जलाशय परियोजना। देवघर न्यूनतम वन्य क्षेत्रफल वाले जिलों में जामताड़ा के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसका जो वर्ग क्षेत्रफल है दोस्तों वनों का, वो 205.80 वर्ग किलोमीटर है वन क्षेत्रफल वहां पर, समझे। क्योंकि झारखंड में सबसे कम वन कहां है? जामताड़ा में है, ठीक है। और जामताड़ा ऐसे आपका देवघर का पड़ोसी जिला है, तो जामताड़ा के बाद देवघर दूसरा ऐसा जिला है जहां पर न्यूनतम वन्य क्षेत्रफल पाए जाते हैं, जो कि 205.80 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा देवघर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाद ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हालांकि यहां पर बहुत ज्यादा विमानें अभी नहीं उतर रही है, लेकिन वहां के लोगों के लिए वायुयान की सुविधा तो मौजूद है। ठीक है, तो ये देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखाने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं। उसके अलावा अगर हम खनिज संसाधन की बात करें तो देवघर में आपको क्वार्टजाइट खनिज मिलेगा। ज्यादा खनिज संसाधन उस क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, क्वार्टजाइट मिलेगा। प्रमुख उद्योग की बात करें तो हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर की है, बिहार इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। उसके अलावा हाल में अमित शाह के द्वारा नैनो यूरिया प्लांट वहां पर शिलान्यास किया गया है। तो नैनो यूरिया प्लांट अभी प्रस्तावित कह सकते हैं, क्योंकि इसका शिलान्यास ही हुआ, अभी उद्घाटन हुआ नहीं है। ठीक है, नैनो यूरिया होता है ना कि इसमें बोतल में यूरिया होता है, जिस जो बोरा में जो इतना सारा यूरिया को एक बोतल में इंक्लूड कर दिया जाता है। और नैनो यूरिया वो काफी किसानों के लिए लाभकारी होता है, और खाद की कीमत से भी उसका कीमत कम पड़ता है, ज्यादा क्षेत्र में आप उसको फैला सकते हैं। ठीक है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल, आप लोग देखना चाहें इस नैनो यूरिया प्लांट के बारे में तो देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंडस्ट्रीज हो गए देवघर जिले के अंदर। अब शिक्षण संस्थान पर बात करते हैं। देखो, प्रमुख शिक्षण संस्थानों में बहुत ज्यादा शिक्षण संस्थान बड़े बड़े नहीं है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में रांची के बारे में बताया था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान आप बोल सकते हो। जैसे ये हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि झारखंड का एकलौता एम्स है ना, झारखंड का एकलौता एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका देवघर में बन चुका है, सेवाएं दे रहा है। ठीक है, ये बहुत ही पुराना हिंदी विद्यापीठ,
ये भी आपको देवघर में देखने को मिलेगा, काफी पुराना है। जो रांची में बीआईटी मेसरा है उसका एक्सटेंशन सेंटर बीआईटी देवघर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। शिक्षण संस्थानों में देवघर कॉलेज देवघर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुख्य हो गया एम्स देवघर, हिंदी विद्यापीठ देवघर, बीआईटी एक्सटेंशन देवघर और देवघर कॉलेज देवघर। तो ये कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान के बारे में चर्चा हो गई देवघर के संदर्भ में। ठीक है, अब आ जाइए पर्यटन स्थल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देवघर के बारे में जानना। पर्यटन स्थल की बात करें दोस्तों तो आप लोग तो जानते हो यार, इतना सारा तो आप लोग पढ़े हो जाने हो। पर्यटन स्थल में मैंने एक साथ इंक्लूड किया सारी चीजों को। कौन कौन सा है आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए, कौन कौन सा यहाँ पर है पर्यटन स्थल में। ये तो हो गया आपके बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम यानी बाबा धाम, जहां पर लोग जल ढारने के लिए जाते हैं, है ना। सुल्तानगंज से जल लेकर के 108 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और सावन महीने में तो सबसे ज़्यादा संख्या होती है, लेकिन सालों भर यहाँ पर लोग जल चढ़ाने जाते हैं, चूँकि बहुत मान्यता है कि चूँकि 51 शक्तिपीठों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हमारा झारखंड में बाबा धाम है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। एक है नौलखा मंदिर जिसको युगल मंदिर भी कहा जाता है। ये हो गया त्रिकुट पर्वत जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। ये तो मैंने आपको बताया ही कौन सा पर्वत के बारे में, है ना। हाथी पर्वत, सॉरी नंदी नहीं, हाथी पर्वत है ये। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। देखो, ये है देवघर का विश्व प्रसिद्ध मेला जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रावणी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रावणी मेला, जो कि सावन महीने में लगता है। झारखंड का एक राजकीय मेला है और इसमें देश विदेश के लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष इस मेले में आते हैं। ये मेला कह सकते हैं कि सावन महीना में यहाँ पे जलाभिषेक करने का जो मान्यता है उसके कारण ही लगता है ना। तो एक लंबी कांवड़ यात्रा यहाँ से निकलती है सुल्तानगंज से जल लेकर के और बाबा धाम में जाकर के जल चढ़ाती है। तो ये उसके कुछ दृश्य मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ और आप लोग बोल सकते हो मेरे साथ बोल बम। ठीक है, बोल बम। चलिए, अब बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले भी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिया कि बैद्यनाथ धाम मंदिर जिसे आमतौर पर बैजनाथ धाम भी कह दिया जाता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में, हालांकि बैजनाथ धाम ये है नहीं। बैजनाथ धाम मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहां जो मंदिर है उसको बैद्यनाथ धाम बोलते हैं, लेकिन बोलचाल में बैजनाथ धाम भी लोग बोल देता है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग यहां पर स्थित है। कौन सा लिंग स्थित है, मनोकामना लिंग। इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। देवघर का जो ज्योतिर्लिंग है उसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। यहां कुल मंदिरों की संख्या कितनी है साथियों, 22 है। इस बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर में कुल मंदिरों की संख्या कितनी है, 22 है, जिसमें ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ साथ साथ है। यहां पर स्थित शक्तिपीठ भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक, यह देश का वैसा एकमात्र शिव मंदिर है जिसके शिखर पर त्रिशूल नहीं है। त्रिशूल के जगह क्या है, पंचशूल है। ठीक है, ये भारत का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जिसके शिखर पर त्रिशूल आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, पंचशूल मिलेगा दोस्तों। ठीक है, पुराणों के अनुसार यह मंदिर अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था, ऐसी मान्यता है। देखो, कई लोगों के मन में ना एक गलत इंफॉर्मेशन कहानी दिमाग में बैठी हुई है। क्या कि जो रावण जो वहां पे शिवलिंग को रखे थे, उसके बाद वो शिवलिंग उठा नहीं पाए, वो चीज यहाँ की घटना नहीं है। वो झारखंड की घटना जरूर है, लेकिन वो यहाँ की घटना नहीं है, वो पलामू की घटना है। ठीक है, वो मैं बता चुका हूं कई बार वीडियोज में। हालांकि ये है कि रावण ने ही यहाँ पर स्थापित किया था, ये बात क्लियर है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1514 से 15 के मध्य गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा, ऐसे देखो,
ये गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा ने इतना पहले नहीं बनाया है। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा, जिसके बारे में आज की वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि उनके द्वारा जो अगला भाग है वही बनाया गया है। ठीक है, वैसे मंदिर का निर्माण 1514-15 के आसपास हुआ था दोस्तों, है ना। और मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश की स्थापना इसी वंश के राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह के द्वारा कराया गया था। ऐसा कई स्रोतों में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा देवघर के अन्य मंदिरों की हम चर्चा साथ साथ यहां पर कर रहे हैं। जी 1596 अभी अभी मैंने ही बताया आप लोग को। आगे वाला भाग जो है वो 1596 में निर्मित हुआ है गिद्धौर राजा जो पूरनमल था उसके द्वारा। लेकिन पीछे का जो मंदिर, पूरा मंदिर है, वो बहुत पुराना है, जिसके बारे में यह कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका निर्माण किसने करवाया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस बात के लिए। ठीक है, आगे का भाग पूरनमल ने करवाया था, जो कि आप देवघर के वेबसाइट में भी देख सकते हैं। देवघर जिला का जो सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी ये जानकारी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब पथरौल काली मंदिर भी है देवघर में। यह मंदिर राज्य के राजा दिग्विजय सिंह के द्वारा बनाया गया था। कौन सा राज्य? पथरौल राज्य के राजा दिग्विजय सिंह के द्वारा बनाया गया था, जिसमें काली की प्रतिमा स्थापित है। यह मां दक्षिण काली के नाम से भी जानी जाती है। पथरौल काली मंदिर जो है, यहां पे काली मां दक्षिण काली के नाम से भी जानी जाती है। इस मंदिर में दीपावली के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसी तरह देवघर जिले में एक और मंदिर है दोस्तों, युगल मंदिर, जिसको नौलखा मंदिर बोलते हैं। युगल मंदिर है जिसको क्या बोलते हैं? नौलखा मंदिर बोलते हैं। और इस मंदिर को बनाने में चूंकि 9 लाख रुपए की लागत आई थी, इसलिए इसको नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निर्माण किसने कराया था नौलखा मंदिर का? तो रानी चारुशिला के द्वारा दान स्वरूप 9 लाख रुपए मंदिर के निर्माण हेतु दिए गए थे, जिसका निर्माण कार्य 1936 में तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी द्वारा कराया गया था, जो 1948 ईस्वी में समाप्त हुआ। बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है, तो 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। चारुशिला देवी ने इस मंदिर के निर्माण के लिए जो फंड्स की आवश्यकता थी उन्हें देने का काम किया था, इसलिए इसको नौलखा मंदिर भी कहा जाता है ना। और निर्माण जो हुआ उसका प्रारंभ 1936 में हुआ और 48 में बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जो 1948 में जाकर के समाप्त हुआ। किस मंदिर की तरह है? तो बेलूर के रामकृष्ण मंदिर की तरह आपको देखने को मिलेगा नौलखा मंदिर, या फिर इसको युगल मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, देवघर में एक और मंदिर है दोस्तों, इसका नाम है तपोवन मंदिर। यह मंदिर गुफाओं में है ना, यह मंदिर की गुफाओं में शिवलिंग स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि वाल्मीकि यहां तपस्या के लिए आए थे। यह भी माना जाता है कि श्री बालानंद ब्रह्मचारी ने यहां सिद्धि प्राप्त की थी एवं उनके शिष्य श्री मोहनंद ब्रह्मचारी भी यहां पर तपस्या के लिए आए थे। तपोवन पहाड़ी के नीचे स्थानीय लोगों द्वारा सीता कुंड नामक एक छोटा सा कुंड है। ठीक है, यह एक पवित्र जल निकाय है एवं ऐसी मान्यता है कि सीता यहां पर स्नान करती थी। ठीक है, तो ये हो गया तपोवन मंदिर के बारे में दोस्तों। तपोवन मंदिर भी देवघर में स्थित है, जो कि गुफाओं के अंदर यहां पर आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन देवघर जिला के बारे में, जैसे कारो गांव। करो गांव क्या है भाई? करो, इस गांव को अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाने का काम किया था। देवघर जिला में करो गांव है जिसको बसाने का काम किसने किया था? अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था, चूंकि बौद्ध धर्म के लोग अनुयायी थे। एक किंवदंती के अनुसार इस गांव का नामकरण महाभारत कालीन कर्ण के नाम पर किया गया है। ठीक है, बाद में इसका नाम करो हो गया। यहां कर्ण द्वारा स्थापित कर्णेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कर्णेश्वर मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है, कर्णेश्वर मंदिर कहां है भाई? तो कर्णेश्वर मंदिर आपको मिलेगा देवघर जिले के अंदर। ठीक है, वो भी करो गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए, वर्ष 1946 में बांग्लादेश के पहुना से आकर श्री श्री ठाकुर
अनुकूल चंद्र जी ने देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। मैंने तस्वीरें थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था एक आश्रम का, वो सत्संग आश्रम है जो कि बांग्लादेश के पवना से आकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने इसका निर्माण करवाया था, स्थापना कराया था। यह सर्वधर्म मंदिर है, मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं। संग्रहालय, चिड़ियाघर है, विद्यालय भी यहाँ पर निर्मित किया गया है। ठीक है, अब देवघर प्रशासन को तो देखते हैं वहां का प्रशासनिक कार्य किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर 2 अनुमंडल हैं दोस्तों, देवघर और मधुपुर, 2 अनुमंडल हैं। प्रखंडों की संख्या 10 है, देवघर, मधुपुर, सारठ, मोहनपुर, करों, सारवा, है ना, देवीपुर, पालोजोरी, मार्गोमुंडा और सानराय ठाड़ी। तो ये कुछ 10 प्रखंड है दोस्तों जो आपको जानना है। बाकी प्रखंड के नाम हो सकता है थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जो वहां के होते हैं उनको पता होता है, ये सारे डेटा बुक से निकाले जाते हैं। विधानसभा क्षेत्र 4 है यहाँ पर, देवघर, मधुपुर, सारठ और जरमुंडी। देवघर, मधुपुर, सारठ और जरमुंडी, ये 4 विधानसभा आपको देवघर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रशासनिक इंफॉर्मेशन हो गया देवघर के संदर्भ में। ठीक है, तो इस प्रकार से देवघर के बारे में जो बेसिक जो दर्शन होता है वो आप लोग का कंप्लीट हुआ। जी जी जी, ठीक है। बाकी आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो करियर फाउंडेशन के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां फ्री वीडियो सेक्शन में इसका हम पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। ठीक है, चूंकि पहले के जो वीडियो हुए हैं उसमें अपलोड हो गए हैं। और मैं चूंकि एमसीक्यू सेशन यहाँ पर बंद हो चुका है, तो मैं एमसीक्यू सेशन 9 बजे लाऊंगा। और ये वीडियो जो है दर्शन वाला सीरीज जो है वो मैं अगले वीडियो से, चूंकि इसमें आपको मैं कोई सवाल तो पूछता नहीं हूँ, ठीक है, कोई क्विज होता नहीं है, तो ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा या तो रिकॉर्डेड या लाइव फॉर्म में किसी और टाइम में अपलोड करवा दूं। ठीक है, 9 बजे वाले टाइम में हम लोग एमसीक्यू फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू बहुत सारे लोग की क्वारी आ रही है कि एमसीक्यू क्यों बंद हो गया है, एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो 9 बजे वाला टाइम कंटिन्यू एमसीक्यू है वो चलेगा। बाकी इसका जो दर्शन सीरीज चल रहा है वो भी चलता रहेगा, वो भी आपको किसी टाइम में अपलोड हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत डेटा को हो सकता है कि किसी किसी सोर्सेस के में कुछ कुछ डेटा अलग अलग दिया रहता है। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश किया है कि इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाए, याद हो, और आपको देवघर के संबंध में बहुत सारी जानकारियां जानने को मिले, सीखने को मिले और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री का झारखंड हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों को जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और इस तरह का जो जिला दर्शन का कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब खत्म मैं कर दूंगा जो जो मैं बोला हूं। साथ ही साथ एमसीक्यू का सेशन जो चलना था वो भी अब आपका रात के 9 बजे वाले टाइम में शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, कुछ भी आपको लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।